Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School Class 9 Civics Chapter 2 Constitutional Design. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा था कि किस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे जो बनाने वाले थे उन्होंने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट बनाने के लिए अपनी एक आइडियोलॉजी दी, फ़िलासफ़ी दी और किस तरीके से जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और उसके अंदर फिर जो मेंबर थे वो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट बनाने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। तो अब इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि जो इतना उन्होंने ये वर्क करा था ऐसा क्या उसके अंदर ऐसी वैल्यू थी, उनकी इम्पोर्टेंस थी आइडियोलॉजी की, फ़िलासफ़ी की, कि आज तक हम 17 ईयर आफ्टर भी हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी वैल्यू देते हैं और उसको पूरा हम मानते हैं। तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या है एंड उसकी उनकी जो लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर थे, मेजर लीडर थे, उनकी फ़िलासफ़ी क्या थी, वो हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। In this book, we shall study the exact provision of the Constitution on different subjects. हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स यानी अलग अलग इश्यूज़ पे किस तरीके के विशेषाधिकार हैं एंड क्या क्या प्रोविजंस हैं एंड हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टडी करेंगे। एंड इट एट दिस स्टेज लेट अस बिगन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट। और एक्चुअली में हम ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि जो फिलॉसफी है, जो थॉट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में है, अबाउट ऑफ क्या है उसके अंदर आइडियोलॉजी। वी कैन डू दिस इन टू वेज, इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ अवर मेजर लीडर्स ऑन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो हम इस तरीके से समझ लें कि भाई जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर थे, मेजर लीडर थे, जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, क्या फ़िलासफ़ी थी। जैसे कि हम फ़िलासफ़ी अगर इन दोनों की समझेंगे, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, इनका क्या विज़न था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंस वैल्यू देता है। तो हम इसको डिस्कस करें तो उससे हमें समझ आता है जैसे कि महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि जितने भी कम्युनिटी के हैं सभी लोग क्या रहें, परफेक्ट होने चाहिए, मिलजुल के रहें, और अमीर गरीब हो वो मिल के रहें, बिल्कुल इक्वालिटी होनी चाहिए। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो क्या चाहते थे कि जो एलिमिनेट हो जाए इनक्वालिटी, जो कि डिस्क्रिमिनेट होता है, जो छोटी जाति होती हैं कास्ट को लेके, रिलीजियस बेस पे लेके जो हारमोनी डिस्टर्ब होती है वो नहीं होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ थे जो इन लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन को मैनेज करा और बनाया। तो हम इनकी फ़िलासफ़ी को पढ़ेंगे तो स्टूडेंट हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी समझने में कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, और जो मेजर लीडर्स हैं उनके थॉट्स अगर हम रीड करेंगे तो हम समझ पाएंगे। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड वट द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट्स ओन फिलासफी। लेकिन हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा साथ साथ लीडर की फ़िलासफ़ी के साथ साथ कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फ़िलासफ़ी है, उसके क्या थॉट है, यानी क्या चीज़ ऐसी थी जो उसके अंदर लिखा गया था। दिस इज़ व्हाट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन प्रीएम्बल है, जो यानी जो उसके अंदर प्रस्तावना लिखी गई है, जो उसके बिल्कुल उसके जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो रिटर्न सेटअप किए गए हैं, तो वो भी अगर हम रीड करेंगे तो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को ईजिली समझ पाएंगे कि क्या एक्चुअली में है। तो हमें तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा अगर हमें ये समझना है कि इसकी वैल्यू क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। एक तो हमें क्या समझना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर हैं उनके जो फ़िलासफ़ी और जो थॉट्स हैं वो समझने पड़ेंगे, और सेकंड हमें प्रीएम्बल समझना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या है उसको हम अगर डिस्कस करेंगे तो वो हम समझ पाएंगे। तो अब हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे लीडर्स की और प्रीएम्बल, तो हमें ईज़िली समझ पाएंगे, बेटर समझ पाएंगे वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन की और इस टॉपिक को, जो कि हमें क्लियर करेगा ये सारे पॉइंट्स। लेट अस टर्न टू दीज वन बाय वन, एक एक करके हम इसकी रीड करेंगे। द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, अब क्या सपना था और क्या प्रॉमिस करा कॉन्स्टिट्यूशन ने, किस ड्रीम को लेकर ये बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान बात नहीं था। हमारे जो लीडर्स थे उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। आपने देखा कि पार्टीशन हुआ था, बिल्कुल ब्लडी आप पार्टीशन हुआ था, इतना दोनों तरफ लोग मारे गए थे और इतनी प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट उस टाइम पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको इस चीज़ का ध्यान रखना था कि जब वो स्टेट है, सेंटर है, उनको किस तरीके से एक करना है, मिलाना है। ये प्रॉब्लम भी अपने आप में एक बहुत बड़ी थी, क्योंकि जो जिस तरीके से पार्टीशन हुआ था वो एक दिल दहलाने वाला था, और प्रिंसली स्टेट्स को भी एक करना आसान बात नहीं था। तो इस मेजर प्रॉब्लम के साथ साथ
हमारे जो लीडर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने तैयार करा, और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा ना हो हर कोई अपने अपने स्टेट्स की तरफ कि हमें अलग स्टेट चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सब डिमांड कर रहे थे। तो किस तरीके से सभी स्टेट्स को एक करके यूनियन में चेंज करना था, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था हमारे लीडर्स के सामने। Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the Constitution, महात्मा गांधी। आपने जो प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट देखा था कि जो मोस्टली प्रोमिनेंट नेम जो बार बार लिए जा रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आपने देखा कि वो जो चेयरमैन थे इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के, और जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे जो कि उसके थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। तो स्टूडेंट जवाहरलाल नेहरू भी थे जिनका आपने रोल देखा, लेकिन आपने महात्मा गांधी का नहीं देखा होगा। तो ये मतलब क्यों मिसिंग था? ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, क्योंकि वो मेंबर नहीं थे उस असेंबली के, क्योंकि जो मेंबर थे वही तो कॉन्स्टिट्यूट बना सकते थे, लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या करा, येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलो हीज विजन, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जो उनके विजन को फॉलो करते थे, उनकी आइडियोलॉजी को, फिलॉसफी को फॉलो कर रहे थे। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर बैनिंग लिकर कर दिया था किसकी आइडियोलॉजी पे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फिलोसफर थे उन्होंने इस विचारधारा को डाला था कि जो एक ड्रिंकिंग है, जो शराब होती है वो बैन होनी चाहिए, वो हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए। तो ये एक बहुत सारी आइडियोलॉजी थी महात्मा गांधी की, जो बहुत सारे लीडर्स जो मेंबर थे उसके उस टाइम पे संविधान को बनाने वाले, जो इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ यूज़ करते थे। तो ये मेंबर नहीं थे और ना ही इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखेंगे, ईयर्स अगो कुछ समय पहले जो उन्होंने बुक लिखी थी, राइटिंग इन हीज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, ये वन वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। यंग इंडिया 1931 में जो मैगजीन लिखी थी महात्मा गांधी ने, ही हैड स्पेल्ट आउट द व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। वो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, वो क्या चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होना चाहिए, वो किस तरीके की फिलॉसफी उन्होंने दी थी, वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। उन्होंने क्या बोला था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अगर होना चाहिए तो वो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। तो ये उनकी फिलॉसफी, वो एक बार हम रीड कर लेते हैं। आई शेल स्ट्राइव फॉर आ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रोल्डम। थ्रोल्डम मीन्स होता है कि गुलामी, यानी जब हमें कोई गुलाम बना लेता है। एंड पैट्रोनेज यानी अधीनता, जब कोई सहायता करने वाला जो होता है हम उसके अंडर होते हैं, उसके नीचे काम करते होते हैं। तो यहाँ पे ये बोला है कि वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं कि जिसमें ना तो किसी का थ्रेल्डम हो, ना ही पैट्रेनज हो, यानी ना तो वो किसी की अधीनता चाहते हैं, गुलामी चाहते हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं चाहते। हम ऐसा संविधान चाहते हैं। आई शैल वर्क फॉर एन आइडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज़ देयर कंट्री इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस। और वो चाहते हैं कि जो गरीब हैं वो भी कंट्री के लिए स्पेशल उनकी जो वर्क है और उनकी जो आवाज़ है वो भी इफेक्ट हो। ऐसा ना हो कि गरीबों को अनसुना ही कर दे कॉन्स्टिट्यूशन, उनको भी इक्वलिटी वैल्यू मिलनी चाहिए। एंड इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हाई क्लास है, ये लो क्लास के पीपल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटीज़ मिलेगी। एंड इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हारमोनी। और दोनों ही कम्युनिटी, लो क्लास हो या हायर क्लास हो, मिलकर आराम से शांति से रहें, मेल जोल से रहें। एंड देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी। और कोई छुआछात जैसी कोई भी प्रॉब्लम हमारे इंडिया में नहीं होनी चाहिए, जो एक अभिशाप है। एंड द कर्स ऑफ द इंटो एक्सीटिंग ड्रिंक और ड्रग, यानी इंटोक्सिकेटेड मतलब होता है इंटॉक्सिकेटेड, सॉरी इंटॉक्सिकेटेड मीन्स होता है जो शराब की लत है, एंड ड्रग्स नशीली चीज़ें, ये दोनों ही हमारे देश के लिए के लिए एक गलत चीज़ें, तो वो नहीं होनी चाहिए, इन पे बैन होना चाहिए। एंड वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मैन। और जैसे ही वुमेन और मैन होते हैं उनको बिल्कुल वुमेन को मैन के अकॉर्डिंग अधिकार मिलने चाहिए। आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स, और तभी मैं सेटिस्फाइड होऊंगा और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी फिलॉसफी बताई थी, जिसके बेस पे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस जो मेकर्स थे उन्होंने इस आइडियोलॉजी को फॉलो किया। एंड उसके बाद फिर दूसरी फिलॉसफी
फिलॉसफी अगर आप पढ़ेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और जिन्होंने ड्राफ्ट करा था सभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तो उनका भी एक ड्रीम था कि द ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वलिटी वॉज शेयर बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हु प्ले अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। इसमें वो ये कहना चाहते हैं कि जो इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहना चाहते हैं एलिमिनेटेड होना चाहिए इनइक्वालिटी, असमानता, चाहे छोटी जात हो बड़ी जात, वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बेस पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। और इनकी बिल्कुल डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग थी महात्मा गांधी से, कुछ विचारों पे वो उनसे मिलते नहीं थे, हाउ इनइक्वालिटीज़ कुड बी रिमूव्ड। और वो हमेशा इस चीज़ पे काम करते थे कि असमानता कैसे ख़त्म की जाए, जैसे कि रिजर्वेशन को ये लेकर आए थे। इनका मानना था कि जो पहले से पीछे हैं, अगर उनको आगे आने का मौका नहीं दिया जाएगा, उनको हेल्प नहीं की जाएगी, तो वो पीछे ही रह जाएंगे। और जो पावरफुल हैं उनके साथ में लाने के लिए उनको कुछ ना कुछ पावर तो देनी पड़ेगी। तो रिजर्व, जैसे कि आप एक प्लेयर के साथ, आप नॉन प्लेयर हो, आपको खेलना नहीं आता, लेकिन प्लेयर के साथ अगर आपका मैच करा दिया जाए तो आप ऑब्वियसली हार ही जाओगे। तो इसीलिए अगर आपको उनके मैचअप का बनाना कुछ, तो आपको फैसिलिटी देनी पड़ेगी जिससे कि आप उनके लेवल पे खड़े हो सको। तो इसीलिए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनका कहने का मतलब था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो इक्वलिटी को कम कर सकें। और कुछ चीज़ों में महात्मा गांधी के भी ये विरोध में थे, उन्हें उनकी विज़न पसंद नहीं था। इन ही इज़ कंक्लूडेड इन स्पीच द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ही स्टेट हीज एंग्जाइटी वेरी क्लियरली। और उन्होंने अपने इस डर को समझाया भी कि अगर संविधान के अंदर हम इस चीज़ को, इनइक्वलिटीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में हम सोशली इक्वलिटी को नहीं शो कर पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने अपनी ये यहाँ पर अपनी एक फ़िलासफ़ी दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखती है और किस तरीके से वो एक वैल्यू रखती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ऑन द 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू बी एंटर ऑफ अ लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शंस। यानी हम एक ऐसी, अब 26 जनवरी 1950 को अब एक ऐसे विरोधाभास में एंटर करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब था कि ठीक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो और उसके अंदर पॉलिटिकल इक्वलिटी डाल रहे हो कि भाई एक स्टेट और सेंटर के अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए, उसको इतनी पावर होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सोशली जो और इकोनॉमिकली अगर लोगों के ध्यान नहीं दे रहे हो कि समाज के अंदर कितनी असमानता है, तो वो रह जाएगी, वो हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उन चीज़ों को नहीं डालते हैं। और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वो उनको डर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इस संविधान के अंदर इस चीज़ को भी होना चाहिए। In politics, we will be recognize the principle of one man, one vote and one vote, one value। उनके कहने का मतलब था ठीक है, प्रिंसिपल ये बना दिया पॉलिटिक्स के लिए, तो ठीक है, एक वोट वाला सिस्टम कि सबको एक वोट डालने का अधिकार है, इससे इक्वलिटी तो आती है। लेकिन इन अवर सोशल और इकोनॉमिक लाइफ वी शैल वाई रीजन ऑफ अवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। लेकिन वन मैन और वन वैल्यू, यानी जो वोट का एक वोट डालने का अधिकार है, वो सिर्फ किसको इक्वलिटी दे रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल एरिया को दे रहा है इक्वलिटी, ना कि किसी की इकोनॉमिक कंडीशन को वो इक्वल कर रहा है, ना कि वो किसी के सोशल इकोनॉमिक को इक्वल कर रहा है। क्योंकि किसी का स्टेटस अगर लो है तो वो लो ही रह जाएगा, वोट डालने से उसका स्टेटस पे क्या इफेक्ट पड़ना है। वो तो अगर गरीब है तो गरीब ही है, और अमीर है अमीर, तो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लीव दिस लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शंस, और इतने विरोधाभास में हम कैसे लंबे समय तक सर्वाइव करेंगे। एंड हाउ लॉन्ग सो वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, और कितनी दूर तक हम देर तक इसको इनकार करते रहेंगे कि हमारी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा, या फिर हम उसकी समानता पे ध्यान ना दें। If any continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril। यानी हम अगर इसको इग्नोर करते रहेंगे तो आने वाले टाइम पे हम धीरे धीरे अपने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भी संकट में डाल देंगे, जो कि अभी हमें वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में जो ये समाज के अंदर इतनी असमानता है कि जो गरीब गरीब है, इतना गरीब है और अमीर है, और कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, और जैसे कि पिछड़ी हुई जाती हैं उसके अंदर इतने डिफरेंसेस है, अगर हम उस चीज़ को नहीं ख़त्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये एक विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, किसकी थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जिसके चलते उन्होंने रिजर्वेशन का जो आइडिया दिया था, फिलॉसफी दी थी, इसी के चलते दी थी कि पिछड़ी जाति के लोग जो हैं ऐसी ऐसी
जस्टिस है उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। तो वैल्यू दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को आज तक, क्योंकि उसके अंदर हर चीज़ को सोच समझ के बहुत ही ज़्यादा जो हमारे इंडियंस से स्ट्रगल जिन लोगों ने कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, उन लोगों ने जो एक्सपीरियंस करा साथ में इंडियंस के रहते रहते कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए क्या स्टेप उठाने चाहिए। तो बड़े विचारधारा मतलब डेप्थ नॉलेज के साथ इसको इंक्रीज़ किया गया, बढ़ाया गया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाया गया कि वो बेस्ट हो हमारे इंडिया के लिए। तो इसीलिए हमारा जो ये विचारधारा है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेस्ट है। एंड फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पीच दी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में दी थी, और मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947 में एक स्पीच दी थी, जिस स्पीच में उन्होंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर थर्ड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस है उसको इतना ट्रस्टी क्यों है, और अभी लॉन्ग टाइम तक हम उसको जो देख रहे हैं इसके अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी आज हमने जो डिस्कस करा है इस वीडियो में स्टूडेंट, हमने यही देखा है कि वैल्यू क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और कौन कौन से फिलोसफर्स थे और किसका विज़न इतना इम्पॉर्टेंट था, और वो लोगों के बारे में क्या सोचते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ें की कौन सी चीज़ें होनी चाहिए।